प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी में FIPIC के तीसरे शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। वहां उन्होंने FIPIC के सदस्य देशों के विकास लक्ष्यों में सहायता की भारतीय प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही सतत विकास, विज्ञान व तकनीकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोग के क्षेत्र में भारत की ओर से समर्थन देने का वादा भी किया। FIPIC का पूरा नाम फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन है। इसे प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ सहयोग के लिए 2014 में विकसित किया गया है। इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत विकसित किया गया है। इसमें 14 प्रशांत द्वीपीय देशों की भागीदारी है। ये देश हैं कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, नाउरू या नौरू, नियू, सओआ, सोमोलन आइलैंड्स, पलाऊ, पापा न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू और बानुआतू। FIPIC फोरम में नीली अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीके, आपदा की तैयारी, स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आदि विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके साथ NDC यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को लागू करने के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा फोरम से ज्ञान और अनुभव के लेन देन की सुविधा और सभी भाग लेने वाले देशों के फायदे के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी और सहयोग की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग की पिछली 2 बैठकें नवंबर 2014 में फिजी में और अगस्त 2015 में जयपुर में हुई थीं। उधर इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ है। माउंट एटना ज्वालामुखी यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर मौजूद है। यह आल्पस पर्वत के दक्षिण में इटली की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 3000 मीटर से ज्यादा है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहरों में भी शामिल है। आपको बता दें, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक दरार या छिद्र होता है। इससे पृथ्वी के नीचे मौजूद लावा, गैस और राख सहित एक गर्म तरल पदार्थ बाहर निकलता है। यह गर्म तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है। मैग्मा पृथ्वी के अंदर में पिघला हुआ चट्टान होता है। यह जमीन पर आने के बाद लावा कहलाता है। ज्वालामुखी कई अलग अलग भूगर्भीय कारणों से होता है। हालांकि इनमें से ज्यादातर का संबंध प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से होता है। जमीन पर होने वाले ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी घटना वहां होती है जहां 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। इसमें मेंटल में हल्की प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है और यहां मैग्मा का निर्माण होता है। फिर ये मैग्मा ज्वालामुखी की घटना के जरिए अलग अलग जगहों पर बाहर निकलता है। इस तरह प्लेट बाउंड्री से सबस्ट्रक्शन जोन में द्वीपों की लंबी श्रृंखला बनती है जहां अक्सर विस्फोटों की घटनाएं होती हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय, मृत और सुसुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में अक्सर ही विस्फोट की संभावना बनी रहती है, जबकि मृत ज्वालामुखी में विस्फोट की संभावनाएं बेहद कम होती हैं। वहीं सुसुप्त ज्वालामुखी में एक लंबे गैप के बाद विस्फोट की संभावनाएं बनी रहती हैं। बैरन और नारकोंडम भारत के 2 प्रमुख ज्वालामुखी हैं। इनमें से बैरन ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 6वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर के आई है। 7 जून से शाम 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे यह कोर्स आपको मात्र 18,999 रुपये में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल क्लासिक थिरुक्कुरल को टोक पिसिन भाषा में लॉन्च किया है। इसका मकसद भारतीय विचार और संस्कृति को दक्षिण पश्चिम प्रशांत देशों के लोगों तक पहुंचाना है। टोक पिसिन पापुआ न्यू गिनी की आधिकारिक भाषा है। इसका टोक पिसिन भाषा में अनुवाद सुभा सुसींद्रन और वेस्ट न्यू ब्रिटेन प्रांत के गवर्नर सुसींद्रन मुथुवेल द्वारा साझा रूप से किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री अपनी मातृभाषा गुजराती में थिरुक्कुरल का अनुवाद जारी कर चुके हैं। थिरुक्कुरल नैतिकता, राजनीतिक, प्रेम और आर्थिक मामलों पर दोहों का संग्रह है। इसे कवि तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया है। इसे संगम ग्रंथ का हिस्सा माना जाता है। इसमें 10 कविताएं व 133 खंड शामिल हैं। इसमें हर एक को 3 किताबों में बांटा गया है। एक अराम है जो सद्गुण या नैतिकता से संबंधित है। दूसरा पोरुल है, यह सरकार और समाज से संबंधित है। तीसरा कामम है, यह प्रेम से संबंधित खंड है।
तिरुक्कुरल की तुलना दुनिया के प्रमुख धर्मों की महान पुस्तकों से की गई है। वहीं इसके रचनाकार तिरुवल्लुवर को वल्लुवर भी कहा जाता है। ये एक तमिल कवि संत थे। धार्मिक पहचान के चलते इनके कालक्रम के संबंध में विवाद है। आमतौर पर इन्हें तीसरी, चौथी या 8वीं, 9वीं सदी का माना जाता है। कई लोग इन्हें जैन धर्म से भी संबंधित मानते हैं। हालांकि हिंदुओं का दावा है कि तिरुवल्लुवर हिंदू धर्म से संबंधित हैं। द्रविड़ समूहों ने इन्हें एक संत माना है क्योंकि वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। भारतीय नौसेना ने कलवरी क्लास की स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागशीर का समुद्री ट्रायल शुरू किया है। इस ट्रायल में पनडुब्बी की सभी महत्वपूर्ण प्रणालियां जैसे प्रणोदन प्रणाली, हथियार और सेंसर आदि की जांच की जाएगी। जांच में सफल रहने के बाद इसे अगले साल यानी 2024 की शुरुआत में सेना में शामिल होने की उम्मीद है। INS वागशीर भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी क्लास की पनडुब्बी है। इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित किया गया है। INS वागशीर में आधुनिक तकनीकी वाले सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इन तकनीकों में एडवांस एकॉस्टिक तकनीकी, लो रेडिएटेड लेवल, हाइड्रोडायनेमिक रूप से अनुकूलित आकार और सटीक निर्देशित हथियारों से लैस प्रणाली शामिल है। इसके अलावा इसमें स्टील्थ तकनीकी का भी इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीकी की खासियत है कि इससे पनडुब्बी दुश्मनों के रडार की पकड़ में नहीं आ पाएगी। यह खासियत इसे दूसरे सामान्य पारंपरिक पनडुब्बियों से अलग करता है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी क्लास की सभी 6 पनडुब्बियों को विकसित किया गया है। ये 6 पनडुब्बियां हैं: INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर, INS वागशीर या वागशीर। इन सभी पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से मुंबई के मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में किया जा रहा है। इसके लिए अक्टूबर 2005 में $3.75 बिलियन के सौदे पर दस्तखत किए गए थे। इस सौदे में फ्रांस के नौसेना समूह द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए इन पनडुब्बियों के निर्माण की बात कही गई है। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना के लिए डीजल विद्युत से चलने वाली स्वदेशी पनडुब्बियों को बनाया गया है। इसके तहत बन रही पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन, स्पेशल ऑपरेशन फोर्स और एंटी शिप वॉरफेयर शामिल हैं। साथ ही इसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह विरोधी युद्ध और जमीनी हमले भी ताकत हैं। इसकी वजह से ये बेहद ताकतवर और रणनीतिक रूप से अहम है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। प्रोजेक्ट 75 का संबंध लिखित में से किससे है? रक्षा परियोजना, अंतरिक्ष परियोजना, कोविड टीका निर्माण परियोजना या फिर शरणार्थी समस्या से निपटान संबंधी परियोजना। अगला प्रश्न है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन FIPIC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे आसियान देशों के साथ सहयोग के लिए 2014 में विकसित किया गया है। दूसरा कथन है, इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत विकसित किया गया है। तीसरा कथन, इसमें आसियान देशों सहित प्रशांत द्वीपीय देशों को भी शामिल किया गया है। और चौथा, पापुआ न्यू गिनी में इसके तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और चार, केवल 2 और 3, केवल 2 और 4। चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्न की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पारंपरिक पशु खेल और संबंधित राज्य। बैलगाड़ी दौड़ केरल, कंबाला कर्नाटका, जल्लीकट्टू तमिलनाडु। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1 युग्म, केवल 2 युग्म, सभी तीनों युग्म या फिर कोई युग्म नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प डी, यानी केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। बैलगाड़ी दौड़ का संबंध केरल से नहीं है। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आमतौर पर भूकंप का संबंध भूभौतिकी घटनाओं से होता है, जबकि सुनामी का संबंध जलवायविक घटनाओं से होता है। दुनिया में सबसे बड़ी और अधिक भूकंप की घटना परिप्रशांत भूकंप की पेटी में देखने को मिलती है। परिप्रशांत भूकंप की पेटी में पृथ्वी का आने वाले भूकंपों के करीब 81% मामले दर्ज किए जाते हैं। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 2। इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। आमतौर पर भूकंप और सुनामी दोनों का संबंध भूभौतिकी घटनाओं से होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान द कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान उनके वैश्विक नेतृत्व की पहचान के लिए फिजी के प्रधानमंत्री सित्विनी राबुका द्वारा प्रदान किया गया। उन्हें इस सम्मान से तब नवाजा गया जब वे दक्षिणी प्रशांत द्वीपीय देशों के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए
पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे। वहां वे भारत के 14 प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच आयोजित तीसरे FIPIC शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। द ऑर्डर ऑफ फिजी फिजियन ऑनर्स सिस्टम का सर्वोच्च सम्मान है। इसे मार्च 1995 में स्थापित किया गया। इसे फिजी और मानव जाति की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। फिजी के राष्ट्रपति सम्मान के चांसलर के तौर पर काम करते हैं। साथ ही वे सम्मान के प्रमुख कैंपेनियन के रूप में भी काम करते हैं। इस सम्मान को एक सामान्य डिवीजन और सैन्य डिवीजन में बांटा गया है और इसे 3 कैटेगरी में दिया जाता है। फिजी का यह सम्मान किसी गैर फिजियन के लिए बेहद दुर्लभ माना जाता है। अब तक केवल कुछ ही गैर फिजी लोगों को यह सम्मान दिया गया है। उधर जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में तीसरे G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन हो रहा है। बैठक का मकसद आर्थिक विकास को मजबूत करना है, सांस्कृतिक विरासत को प्रोटेक्ट करना और क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देना है। इस बैठक में G20 सदस्य देशों के साथ साथ मेहमान देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कारोबारियों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत के G20 टूरिज्म ट्रैक के तहत टूरिज्म वर्किंग ग्रुप 5 इंटरकनेक्टेड प्रायोरिटी एरियाज पर काम कर रहे हैं। ये एरियाज हैं ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, कौशल, MSMEs और डेस्टिनेशन। ये सभी पर्यटन क्षेत्र के ट्रांजिशन को गति देने और 2030 तक SDG के लक्ष्यों को हासिल करने में अहम पिलर्स माने जा रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन पर एक साइड इवेंट का भी आयोजन हो रहा है। इनमें फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर चर्चा किया जाएगा। पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में फिल्मों की भूमिका का इस्तेमाल करने के लिए एक रोड मैप भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन पर रणनीति का एक मसौदा तैयार किया गया है। बैठक के दौरान प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा आयोजित कला और शिल्प बाजार का भी दौरा करेंगे। इसमें स्थानीय शिल्पकार, कारीगरों के काम, सामुदायिक भागीदारी के महत्व आदि को दिखाया जाएगा। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में छठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे यह कोर्स आपको केवल 18,999 में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। पुडुचेरी की सरकार ने L&T इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ एक करार किया है। करार केंद्र प्रायोजित स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत पुडुचेरी में पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए किया गया। इसके तहत विरासत स्थलों, जल निकायों और पर्यटन स्थलों पर नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना को जनवरी 2023 से शुरू किया गया है। इसके पहले चरण में देश भर के 15 राज्यों की पहचान की गई है। इसे वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ लॉन्च किया गया। इसका मकसद पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार करना और आत्मनिर्भर भारत के टारगेट को हासिल करना है। इसके तहत स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र के लिए कुछ मुख्य विषयों की पहचान की गई है और ये विषय हैं संस्कृति व विरासत पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, कल्याण पर्यटन, MICE यानी मीटिंग इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, तटीय पर्यटन और महासागर व अंतर्देशीय परिभ्रमण पर्यटन। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यटन के योगदान को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इसके तहत स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार सहित रोजगार विकसित करने, पर्यटन में स्थानीय युवाओं के कौशल तथा निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने और स्थानीय सांस्कृतिक व प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने का टारगेट रखा गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशी मुद्रा में होने वाला खर्च RBI की लिबराइज्ड रिमिटेंस स्कीम या LRS के दायरे में आ जाएगा। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खर्च को लिबराइज्ड रिमिटेंस स्कीम के हिस्से के रूप में नहीं माना जाता था। लिबराइज्ड रिमिटेंस स्कीम RBI द्वारा दी जाने वाली एक सुविधा है। इसके तहत भारतीय निवासी किसी खास मकसद से हर साल एक तय राशि विदेशी मुद्रा में भारत के बाहर भेज सकते हैं। इसके लिए निवासी को RBI से पहले अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। हालांकि उस समय अप्रूवल की जरूरत होती है जब लेन देन तय सीमाओं और कैटेगरी से बाहर किया जाता है। लिबराइज्ड रिमिटेंस स्कीम को वित्त मंत्रालय द्वारा लाया गया है। RBI इसका नोडल एजेंसी है। इसे फरवरी 2004 में $25,000 की सीमा के साथ शुरू किया गया था।
मगर इसकी सीमा में समय समय पर बदलाव किया गया है। वर्तमान में एलआरएस के तहत सभी निवासियों को तय सीमाओं और कैटेगरी के भीतर हर साल $2.5 लाख तक की छूट दी जाती है। इसमें नाबालिग को भी शामिल किया गया है। हालांकि नाबालिग के मामले में एलआरएस डिक्लेरेशन पर नाबालिग के बायोलॉजिकल गार्जियन की सहमति जरूरी होती है। एलआरएस के तहत कितनी भी बार रिमिटेंस भेजा जा सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है, मगर 1 साल के दौरान खर्च कुल विदेशी मुद्रा की राशि $2.5 लाख की तय सीमा के भीतर ही होनी चाहिए। यदि 1 साल के भीतर इस सीमा तक खर्च हो चुका है तो एक निवासी इस योजना के तहत उस साल आगे कोई विदेशी खर्च के लिए पात्र नहीं रह जाता है, भले ही इसके द्वारा निवेश की आय देश में वापस ही क्यों न लाई गई हो। आपको बता दें कि यह स्कीम किसी कॉरपोरेट फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार और ट्रस्ट आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के 5 इंटरकनेक्टेड प्रायोरिटी एरियाज में कौन शामिल नहीं है? डिजिटलाइजेशन, कौशल, एमएसएमईज, स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, वित्त मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है और इसे $2.5 लाख की सीमा के साथ शुरू किया गया था। इसके अलावा इसे कॉरपोरेट फर्म, हिंदू अविभाजित फीचर एवं ट्रस्ट आदि को नहीं कवर किया गया है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 4। चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जान लेते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रोजेक्ट 75 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रक्षा परियोजना, अंतरिक्ष परियोजना, कोविड टीका निर्माण परियोजना या फिर शरणार्थी समस्या से निपटने संबंधी परियोजना। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी रक्षा परियोजना। अगला प्रश्न था, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन FIPIC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आसियान देशों के साथ सहयोग के लिए 2014 में विकसित किया गया है। इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत विकसित किया गया है। इसमें आसियान देशों सहित प्रशांत द्वीपीय देशों की भी भागीदारी है। पापुआ न्यू गिनी में इसके 3रे शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 2 और 4। इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी केवल दूसरा और चौथा कथन सही है। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन को पैसिफिक आइलैंड्स देशों के साथ सहयोग के लिए 2014 में विकसित किया गया है, न कि आसियान देशों के लिए। इसमें केवल प्रशांत द्वीपीय देशों की भागीदारी है, न कि आसियान देशों की। टाइम शेल्टर खिताब को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इसे बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडियनोव द्वारा लिखा गया है, जबकि इसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में की गई थी। इसे शुरू में हर 2 साल पर दिया जाता था। पहले इसमें शर्त थी कि विजेता लेखक यूनाइटेड किंगडम का ही नागरिक होना चाहिए, मगर 2015 में यह शर्त हटा ली गई और अब इसके दायरे में दुनिया भर के लेखक आ गए हैं। फिर 2019 में मैन ग्रुप ने इस पुरस्कार को खुद से अलग कर लिया। तब से यह केवल अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के नाम से ही जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के बाद साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे सम्मानित पुरस्कार मानते हैं। इसे हर साल किसी ऐसे काल्पनिक किताबों के लिए दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो, साथ ही वह यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में छापी गई हो। इस पुरस्कार के तहत किताब के लेखक और उसके अनुवादक को साझा तौर पर 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। इसके अलावा हर शॉर्टलिस्ट किए गए लेखक और अनुवादक को भी 2500 पाउंड दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता का चुनाव बुकर फाउंडेशन द्वारा एक समिति के सिफारिश के बाद किया जाता है। 2005 में इस्माइल कादरी इस पुरस्कार के पहले विजेता थे, जबकि पिछले साल टॉम्ब ऑफ सैंड खिताब के लिए भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल को चुना गया था। आपको बता दें कि टाइम शेल्टर की थीम नॉस्टैल्जिया पर आधारित है। किताब में एक ऐसे क्लिनिक की कल्पना की गई है जो गुजरे हुए वक्त को फिर से लौटाती है। साथ ही इस क्लिनिक के हर मंजिल को एक अलग दर्शक के तौर पर पेश किया गया है। हर साल 23 मई को यानी आज ही के दिन विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इसे कछुओं के संरक्षण पर ध्यान देने और कछुओं के विषय में जागरूकता फैलाने के मकसद से मनाया जाता है।
इस साल की इसकी थीम है आई लव टर्टल्स। धरती पर कछुओं की 300 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं, जबकि भारत में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्रजातियां हैं ओलिव रिडले, ग्रीन टर्टल, लॉगरहेड, हॉक्सबिल और लेदरबैक। भारत में कछुओं को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। कछुए मीठे पानी और खारे पानी दोनों में रह सकते हैं। समुद्री कछुए तकरीबन 80 सालों तक समुद्र में रहते हैं, जबकि सामान्य कछुए आमतौर पर जमीन पर ही रहते हैं। ये 300 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। कछुओं को कोल्ड ब्लडेड स्पीशीज माना जाता है। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा होता है। ये बिना भोजन और पानी के काफी समय तक जिंदा रह सकते हैं। कछुए अपने पारिस्थितिक तंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक कछुओं की ज्यादातर प्रजाति कमजोर, संकटग्रस्त या गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इनकी आबादी प्रदूषण, आवास के नुकसान और शिकार के चलते खत्म होती जा रही है। समुद्री कचरा इसकी आबादी के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि कछुए अक्सर इन्हें अपना भोजन समझ लेते हैं। इससे कछुए के सेहत पर खराब प्रभाव पड़ता है। इससे कछुए की मौत भी हो जाती है। विश्व कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टर्टॉइज रेस्क्यू या ATR द्वारा किया गया था। इसे साल 2000 से हर साल मनाया जा रहा है। इस संगठन का मकसद कछुओं को अवैध तस्करी से बचाना, विदेशी खाद्य उपयोग में जाने से रोकना, आवास में नुकसान पर रोक लगाना और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से बचाना है। अब आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में छठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम 6 बजे से इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे यह कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। इस कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात के कच्छ जिले में प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा एक कब्रिस्तान खोजा गया है। यह कब्रिस्तान जूना खाटिया में ही खोजा गया है, जहां की खुदाई से शुरुआती हड़प्पा सभ्यता के अब तक के सबसे बड़े कब्रिस्तान के सबूत मिले हैं। जूना खटिया के अलावा गुजरात में अब तक लोथल, सुरकोटदा और धौलावीरा आदि दूसरे हड़प्पा स्थान खोजे जा चुके हैं। जूना खटिया को नेक्रोपोलिस भी कहा जाता है। इसे नेक्रोपोलिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आसपास अभी तक किसी बड़ी बस्ती की खोज नहीं की गई है। प्राचीन ग्रीक में नेक्रोपोलिस मृतकों के शहर को कहा जाता था। नेक्रोपोलिस का मतलब एक बड़ा डिजाइन किया गया कब्रिस्तान होता है। जूना खटिया की खोज 2016 में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी। इसे एक एरिया सर्वे के दरमियान खोजा गया था। पुरातत्वविदों ने यहां अब तक 500 से ज्यादा कब्रों की खोज की है। ऐसे में यह स्थान शुरुआती हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है। यहाँ 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक की कब्रें देखी गई हैं। ये कब्रें ज्यादातर बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं और इनका आकार ज्यादातर आयताकार है। हालांकि कुछ कब्रों को अंडाकार या गोलाकार भी देखा गया है। यहाँ खुदाई में मिट्टी के बर्तन, मनके के आभूषण, जानवरों की हड्डियां आदि जैसी कीमती सामानों के साथ कब्रों की कतारें देखी गईं। इन कब्रों पर पेंटिंग की अनोखी विशेषताएं भी देखी गई हैं। आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया की प्राचीन बड़ी सभ्यताओं में से एक रही है। यह भारत में पहली नगरीय सभ्यता थी। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। यह वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत में फैली हुई थी। इसकी खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी तथा माधव स्वरूप वत्स ने की थी। उधर नए संसद भवन में तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को स्थापित करने का ऐलान किया गया है। इसे नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर स्थापित किया जाएगा। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को किया जाना है। यहां स्थापित होने वाला सेंगोल चोला साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। सेंगोल को सत्ता सौंपने का प्रतीक माना जाता है। आजादी के दौरान आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने इसे लॉर्ड माउंटबेटन से हासिल किया था। इसे अंग्रेजों से सत्ता हासिल करने की निशानी के तौर पर लिया गया था। बाद में इसे इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रख दिया गया। सेंगोल का मतलब संपदा से संपन्न होता है। प्राचीन काल में यह राजदंड भारतीय सम्राट की ताकत और अधिकार का प्रतीक था। यह सोने या चांदी से बना होता है। इसे अक्सर कीमती पत्थरों से सजाया जाता था।
इसे सम्राट द्वारा अक्सर औपचारिक अवसरों पर ले जाया जाता था। इसका इस्तेमाल राजा के अधिकार को दिखाने के लिए किया जाता था। इसे अक्सर संप्रभुता के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। सेंगोला जिसे दिया जाता है उसे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। भारत में सेंगोल राजदंड का प्राचीन इतिहास कई राजवंशों में देखा जा सकता है। मौजूदा सबूतों के मुताबिक इस राजदंड का पहला इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य द्वारा किया गया था। मौर्य सम्राटों द्वारा अपने बड़े साम्राज्य पर अपने अधिकार को दिखाने के लिए सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य द्वारा भी इसके इस्तेमाल के सबूत देखने को मिलते हैं। इससे आखिरी बार इस्तेमाल करने का सबूत मुगल साम्राज्य से देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? एडॉप्ट डोंट शॉप, आई लव टर्टल्स, सेव द टर्टल्स या इनमें में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गीतांजलि श्री इस पुरस्कार की पहली विजेता हैं। पिछले साल यह पुरस्कार टॉम्ब ऑफ सेंट पुस्तक के लिए दिया गया था। 2023 के पुरस्कार के लिए टाइम शेल्टर पुस्तक को चुना गया है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के 5 इंटरकनेक्टेड प्रायोरिटी एरियाज में कौन शामिल नहीं है? डिजिटलाइजेशन, कौशल, एमएसएमईज या फिर स्वास्थ्य? इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। वित्त मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। इसे $2.5 लाख की सीमा के साथ शुरू किया गया था। इसमें कॉरपोरेट, फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार एवं ट्रस्ट आदि को नहीं कवर किया गया है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और तीन, केवल दो और तीन या फिर केवल 4। इसका सही विकल्प है डी यानी केवल चौथा कथन सही है। लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम को वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जबकि आरबीआई इसका नोडल एजेंसी है। स्कीम को $25,000 की सीमा के साथ शुरू किया गया था। GANHRI यानी ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस ने भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या NHRC की मान्यता को फिर से नामंजूर कर दिया है। ये एक दशक में दूसरी बार हुआ है कि GANHRI ने NHRC को मान्यता देने में रुचि नहीं दिखाई है। संस्थान ने इसके लिए नियुक्तियों में राजनीतिक दखल, मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच में पुलिस की बढ़ती भागीदारी, सिविल सोसाइटीज के साथ खराब सहयोग जैसी चीजों का हवाला दिया है। इसके अलावा कर्मचारियों व नेतृत्व में विविधता की कमी और हाशिए पर रहने वाले समूहों की सुरक्षा के लिए जरूरी कार्रवाई की कमी को भी जिम्मेदार बताया है। साथ ही संस्थान ने आयोग को राष्ट्रीय संस्थानों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के पेरिस सिद्धांतों के अनुकूल भी नहीं पाया। उसने आयोग की स्वतंत्रता, बहुलवाद, विविधता और जवाबदेही की कमी के बारे में चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र के पेरिस सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में अपनाया गया। इसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने के लिए मानदंड तय किए गए हैं। इसके तहत 6 मूल मानदंड तय किए गए हैं और ये मूल मानदंड हैं: जनादेश और क्षमता, सरकार से स्वायत्तता, एक कानून या संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता, बहुलवाद, पर्याप्त संसाधन और जांच की पूरी ताकत। मान्यता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों को इन्हें पूरा करना जरूरी होता है। भारतीय NHRC की स्थापना 1993 में संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई है। जब 1999 में NHRI के लिए मान्यता प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तभी से इसे ए स्थिति NHRI के रूप में मान्यता दी गई है। एक बार मान्यता नामंजूर होने के बाद इसने 2006, 2011 और 2017 में भी यह स्थिति बनाए रखी है। वहीं ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस या GANHRI संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। इसे 16A स्थिति वाले राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान शामिल है। इन्हें अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया प्रशांत के हर इलाके से 4-4 के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। ए स्थिति की मान्यता वाले संस्थान GANHRI के कामकाज और फैसले में भागीदारी निभाते हैं। साथ ही साथ
मानवाधिकार परिषद और दूसरे संयुक्त राष्ट्र के निकायों के काम में भी भागीदार बनते हैं। सब कमेटी ऑन एक्रीडिटेशन या SCA के जरिए GANHRI हर 5 साल में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की समीक्षा करता है और उसे मान्यता देता है। समीक्षा में देखता है कि संस्थान पेरिस सिद्धांतों के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं। अगर संस्थान पेरिस सिद्धांतों से भटकता है तो उसकी A कैटेगरी की मान्यता रोक दी जाती है। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की दक्षिणी पीठ ने वेलाचेरी झील की सीमा के भीतर मकान बनाने की मंजूरी पर नोटिस जारी किया। नोटिस में तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड ऑफ तमिलनाडु अर्बन हैबिटेट डेवलपमेंट बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि वे इस बारे में एक रिपोर्ट दाखिल करें। NGT का गठन 18 अक्टूबर 2010 को NGT एक्ट 2010 के तहत किया गया। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के जगह पर स्थापित किया गया है। इसका गठन किसी भी पर्यावरणीय विवादों से निपटने के लिए एक विशेष निकाय के रूप में किया गया है। इसका काम पर्यावरण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का बेहतर और तेजी से निपटारा करना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के मुताबिक NGT के लिए ये जरूरी है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाए। NGT का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। न्यायिक सदस्यों और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाता है। NGT के सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 साल तक का होता है। वे दोबारा चुने जाने के पात्र नहीं होते हैं। अब आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 6ठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आ गई है। 7 जून से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो जाएगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। आइए वापस खबरों की ओर बढ़ते हैं। असम के वन अधिकारियों ने ओरंग नेशनल पार्क में एक मरा हुआ गैंडा बरामद किया। दुनिया भर में गैंडे की कुल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें अफ्रीका में सफेद और काले गैंडे, एशिया में जावा और सुमात्रन गैंडे और एक सींग वाले गैंडे शामिल हैं। भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। गैंडे की प्रजाति में एक सींग वाला गैंडा सबसे बड़ा होता है। इस गैंडे की पहचान एकल काले सींग और त्वचा के भूरे रंग से होती है। ये मुख्य रूप से घास, पत्तियों, झाड़ियों और पेड़ों की टहनियों, फल और जलीय पौधे आदि खाते हैं। इसका दायरा इंडो नेपाल के तराई इलाके, उत्तरी पश्चिमी बंगाल और असम तक सीमित है। भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। असम में इसके लिए 4 क्षेत्रों को संरक्षित किया गया है और ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय उद्यान। इन सभी में मिलाकर इनकी आबादी कुल 2500 से अधिक है। भारतीय गैंडों को IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल का दर्जा हासिल है। इसे साइट्स की सूची 1 में रखा गया है। साइट्स की सूची 1 में वैसे लुप्तप्राय प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिनका व्यापार होने से उन्हें और अधिक खतरा हो सकता है। अगर भारत की बात करें तो इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। वहीं ओरंग नेशनल पार्क असम के दरांग और सोनितपुर जिले में मौजूद है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट से सटा हुआ है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर मौजूद एक सींग वाले ग्रेट इंडियन राइनो का एकमात्र नेशनल पार्क है। एक सींग वाले गैंडों के अलावा यहाँ पिग्मी हॉग, हाथी, हॉक हिरण, जंगली सुअर आदि जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। धनसिरी और पचनोई नदी इस पार्क को 2 हिस्सों में बांटती है। ये दोनों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ओरंग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा नाम से भी जाना जाता है। इसे मिनी काजीरंगा इसलिए कहा जाता है कि दोनों नेशनल पार्कों का भूगोल तकरीबन एक जैसा ही दिखता है। दोनों में दलदल जमीन, नदी धाराएं और घास के मैदान पाए जाते हैं। ओरंग नेशनल पार्क को 1985 में एक अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया। आगे चलकर अप्रैल 1999 में सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। फिर 2016 में
केंद्र सरकार ने इसे देश का 49वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 25 जगहों पर विदेशी पंजीकृत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई की है। फेमा एक नागरिक कानून है। इसे संसद द्वारा 1999 में पारित किया गया, मगर इसे लागू 1 जून 2000 से किया गया था। इसे विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को एक साथ लाने के लिए बनाया गया। साथ ही से भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए भी लाया गया है। इसके तहत विदेशी मुद्रा से जुड़े सभी लेन देन को पूंजी या चालू खाता लेन देन के रूप में बांटा गया है। इस कानून में ईडी को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के उल्लंघनों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही इसे कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा दिलाने और उन पर जुर्माना लगाने की भी जिम्मेदारी दी गई है। ईडी भारत सरकार के प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी के रूप में काम करता है। यह एक बहुअनुशासनिक संगठन है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इसे फेमा के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002 और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के खिलाफ भी मामलों की जांच करने की ताकत दी गई है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम का प्रवर्तन शामिल नहीं है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, द बाइलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 2020, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 1993 में संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई है। भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, जो गैंडे की प्रजाति में सबसे बड़ा होता है। ओरंग नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट से सटा हुआ है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर मौजूद एक सींग वाले ग्रेट इंडियन राइनो का एकमात्र नेशनल पार्क है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और तीन, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। विश्व कछुआ दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? अडॉप्ट डॉट शॉप, आई लव टर्टल्स, सेव द टर्टल्स, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प बी यानी आई लव टर्टल्स। दूसरा प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गीतांजलि श्री इस पुरस्कार की पहली विजेता है। पिछले साल यह पुरस्कार टॉम ऑफ सेंट पुस्तक के लिए दिया गया था। 2023 के पुरस्कार के लिए टाइम शेल्टर पुस्तक को चुना गया। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है विकल्प सी यानी केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। इस्माइल कादरी इस पुरस्कार के पहले विजेता हैं, न कि गीतांजलि श्री। पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक भारत इस साल अपने सुपर कंप्यूटिंग ताकत को बढ़ाकर 18 पेटाफ्लॉप तक ले जाने को तैयार है। 18 पेटाफ्लॉप में डेटा प्रोसेसिंग करने की बेशुमार ताकत होती है। ये आने वाले कुछ दिनों से लेकर अगले 2-3 महीने तक के मौसम की भविष्यवाणी आसानी से कर सकता है। गौरतलब है कि फ्लॉप का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड से है। एक पेटाफ्लॉप 1000 ट्रिलियन फ्लॉप के बराबर होता है। फ्लॉप सुपर कंप्यूटर के डाटा प्रोसेस करने की स्पीड का एक इंडिकेटर होता है, जबकि सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो बड़े पैमाने पर डेटा को आसानी से प्रोसेस कर सकता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे वैज्ञानिक या तकनीकी कामों में किया जाता है जो बड़े डेटाबेस से संबंधित कामों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मौसम पूर्वानुमान, जलवायु मॉडलिंग, बायोलॉजी, परमाणु ऊर्जा सिमुलेशन, बिग डेटा एनालिसिस, आपदा सिमुलेशन और प्रबंधन इत्यादि। वर्तमान में भारत के सबसे ताकतवर सिविल सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष और मिहिर है। इनकी कुल ताकत 6.8 पेटाफ्लॉप है। प्रत्यूष को पुणे के भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में रखा गया है, जबकि मिहिर को नोएडा के राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र में रखा गया है। इन्हें 2018 में 438 करोड़ रुपए के लागत से चालू किया गया था। ये दोनों संगठन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करते हैं।
वहीं दुनिया में सबसे तेज प्रदर्शन करने वाला कंप्यूटिंग सिस्टम वर्तमान में अमेरिका के ओकरिज नेशनल लेबोरेटरी में मौजूद फ्रंटियर क्रे सिस्टम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1 एक्साफ्लॉप है, मतलब ये करीब 1000 पेटाफ्लॉप्स के बराबर होता है और प्रेजेंट टाइम में स्पीड के आधार पर दुनिया के 10 सबसे बड़े सिस्टम 400 पेटाफ्लॉप से लेकर 60 पेटाफ्लॉप के बीच ही पाए जाते हैं। आपको बताते चले कि मार्च 2015 में भारत ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का ऐलान किया था। इस मिशन की अनुमानित लागत 4500 करोड़ रुपए है और इस मिशन के तहत 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर्स बनाना है। इस मिशन का मकसद देश में एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करना है और उसे देश भर के राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों और रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थानों को ताकतवर बनाना है। इस मिशन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा साझा तौर पर चलाया जा रहा है, जबकि इसे लागू पुणे के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा किया जा रहा है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के प्रमुख ने डिसीज एक्स को लेकर दुनिया को आगाह किया है। WHO प्रमुख के मुताबिक डिसीज एक्स दुनिया की अगली महामारी हो सकती है और ये कोरोना से भी ज्यादा घातक हो सकती है। इसलिए WHO ने प्रायोरिटी डिसीज की लिस्ट में इबोला, सार्स, H5N1 और जीका आदि के साथ साथ डिसीज एक्स को भी शामिल कर लिया है। WHO की प्रायोरिटी डिजीज की लिस्ट में उन बीमारियों को शामिल किया गया है जो अगली घातक महामारी का कारण बन सकती हैं। WHO ने डिसीज एक्स शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले साल 2018 में किया था और इसके एक साल बाद 2019 में कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। डिसीज एक्स के बारे में जानकारों के पास ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। ये किसी वायरस, जीवाणु या कवक द्वारा या फिर किसी नए एजेंट के जरिए भी फैल सकती है। हालांकि कई जानकारों का दावा है कि ये इबोला और कोविड-19 की तरह जूनोटिक बीमारी हो सकती है। जूनोटिक बीमारी उस रोग को कहते हैं जो जानवरों के सीधे या परोक्ष संपर्क में आने से मानवों में फैलता है। ये किसी भी प्रकार के पालतू या जंगली जानवर से फैल सकता है। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में छठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है और इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF और मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे यह कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए खबरों की ओर वापस चलते हैं। बीते दिनों भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एक याचिकाकर्ता की गुजारिश को ठुकराते हुए कहा कि अदालत फोरम शॉपिंग की अनुमति नहीं दे सकता। फोरम शॉपिंग एक टर्म है, इसे बेंच हंटिंग भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर अपने मामले के लिए अदालत को चुनने की प्रथा के रूप में जाना जाता है और आसान शब्दों में इसे ऐसे समझिए जब कोई याचिकाकर्ता या वकील जानबूझकर अपने मामले को किसी ऐसे जज या अदालत में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है जहां उन्हें लगता है कि फैसला उनके हिसाब से ज्यादा करीब हो सकता है। इसी प्रक्रिया को फोरम शॉपिंग कहा जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल वकील अपने मुकदमेबाजी रणनीति के हिस्से के रूप में करते हैं। अपने पक्ष में मामले का फैसला आने के लिए वे देखते हैं कि कौन सा मंच न्याय की गुहार लगाने का सही मंच है। हालांकि अदालती प्रक्रिया में इसे दरकिनार किया जाता है। इसे बचने के लिए एक स्पष्ट और तय प्रक्रिया पर फोकस किया जाता है। गौरतलब है कि सर्वोच्च अदालत ने 1988 के चेतक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम ओम प्रकाश मामले में फैसला दिया कि एक वादी को मंच के पसंद की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ अदालत ने यह भी कहा कि फोरम शॉपिंग के किसी भी प्रयास को सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए। इस तरह अदालत ने भारत संघ और अन्य बनाम सिप्ला लिमिटेड 2017 और विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2022 के मामले में भी फोरम शॉपिंग को अदालतों की एक विवादित प्रथा मानते हुए इसे गैरकानूनी करार कर दिया।
भारत ने WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के एक फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। अपील में भारत ने अपीलीय निकाय द्वारा कानून की गलतियों और कानूनी व्याख्या की समीक्षा की मांग की है। दरअसल बीते महीने WTO का व्यापार विवाद निपटान पैनल ने फैसला दिया था कि कुछ सूचना और तकनीकी उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए गए आयात शुल्क वैश्विक व्यापार मानदंडों के खिलाफ है। WTO ने ये फैसला यूरोपीय संघ, जापान और ताइवान द्वारा दायर शिकायत याचिका पर सुनाया था। शिकायत में मोबाइल फोन और इसके पार्ट्स, बेस स्टेशंस, एकीकृत सर्किट और ऑप्टिकल उपकरणों जैसे सूचना और तकनीकी उत्पादों की एक लंबी लिस्ट पर भारत द्वारा लगाए गए आयात शुल्क का जिक्र किया गया था। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के मुताबिक विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य को ऐसा लगता है कि कोई खास व्यापार नियम विश्व व्यापार संगठन के मानकों के खिलाफ है, तो वे सदस्य जिनेवा स्थित बहुपक्षीय निकाय में मामला दर्ज करा सकते हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सबसे पहले द्विपक्षीय परामर्श लिया जाता है। अगर दोनों पक्ष परामर्श के माध्यम से मामले को हल करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उनमें से कोई भी पक्ष विवाद निपटान पैनल के गठन के लिए आवेदन कर सकता है। विवाद निपटान पैनल के फैसले से अगर कोई भी पक्ष सहमत नहीं है, तो उसे WTO के अपीलीय निकाय में पैनल के फैसले या रिपोर्ट को चुनौती दे सकता है। अपीलीय निकाय इस तरह के व्यापार विवादों पर अंतिम प्राधिकरण होता है और मजे की बात यह है कि वर्तमान में WTO का कोई भी अपीलीय निकाय काम नहीं कर रहा है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। खबरों में अक्सर चर्चित शब्द फोरम शॉपिंग को निम्नलिखित में से कौन से एक सही तरीके से परिभाषित करता है? एक अदालती प्रथा जिसमें कोई याचिकाकर्ता या वकील जानबूझकर अपने मामले को किसी ऐसे जज या अदालत में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है जहां उसे लगता है कि फैसला उसके हिसाब से ज्यादा करीब हो सकता है। एक कानूनी प्रथा जिसमें कोई आरोपी जानबूझकर अपने मामले को किसी ऐसे थाने में भेजने की कोशिश करता है जहां उसे लगता है कि जांच उसके हिसाब से की जाएगी। एक अदालती प्रथा जिसमें कोई याचिकाकर्ता या वकील का मामला किसी ऐसे जज या अदालत में ट्रांसफर हो जाता है जहां उसे ये लगता है कि फैसला उसके हिसाब से ज्यादा करीब हो सकता है। या फिर एक अदालती प्रथा जिसमें कोई याचिकाकर्ता या वकील का मामला किसी ऐसे जज या अदालत में ट्रांसफर हो जाता है जहां उसे ये लगता है कि फैसला उसके खिलाफ ही जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लॉप सुपर कंप्यूटर के डाटा प्रोसेस करने की स्पीड का एक इंडिकेटर होता है। दुनिया में सबसे तेज प्रदर्शन करने वाला कंप्यूटिंग सिस्टम वर्तमान में अमेरिका के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में मौजूद फ्रंटियर क्रेस सिस्टम है और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा साझा तौर पर चलाया जा रहा है, जबकि इसे लागू पुणे के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा किया जा रहा है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम का प्रवर्तन शामिल नहीं है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, द बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 2020, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी द बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 2020। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 1993 में संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई है। भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है जो गैंडे की प्रजाति में सबसे बड़ा होता है। औरंग नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट से सटा हुआ है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर मौजूद एक सींग वाले ग्रेट इंडियन राइनो का एकमात्र नेशनल पार्क है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी तीनों कथन सही है।